हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज देख चुके थे। याद आ रहा है कुछ कुछ? स्क्रीन पे नहीं लिखा है, स्क्रीन पे तो लास्ट स्लाइड है। हमने देखा था कि कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के द्वारा मेटल की पहले थोड़ा सा प्यूरिफाई किया जाता है, ओर को एनरिच किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सल्फाइड या कार्बोनेट जो ओर होता है ये दोनों ही कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और मेटल ऑक्साइड जो होता है उसको कार्बन के साथ जब हम लोग हीट करते हैं तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। और स्क्रीन पे दिया हुआ है वो है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी प्योर मेटल को पाया जा सकता है। हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है, उसको उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करा देंगे तो ऑक्साइड से मेटल निकल करके प्योर मेटल निकल मिल जाएगा। और जो रिएक्टेंट में हम लोग ज्यादा रिएक्टिव मेटल यूज कर रहे हैं उसकी ऑक्साइड बन जाएगी। इनफैक्ट इस रिएक्शन का काफी इंपॉर्टेंट यूज भी होता है जिसका एक नाम भी दे रखा गया है, थर्मिट रिएक्शन। क्या यूज था? आयरन के बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स या रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है इसमें, आयरन के जो भी पार्ट्स को वेल्ड करना है, जो ब्रोकन पार्ट्स है उसके बीच में अल्युमिनियम का, प्योर अल्युमिनियम को डाल दिया जाता है। प्योर अल्युमिनियम को डालने से क्या होता है, अल्युमिनियम रिएक्ट करेगा आयरन ऑक्साइड से और अल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और प्योर आयरन भी बन जाएगा, है ना। ये अल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अल्यूमिनियम है और आयरन ऑक्साइड है, दोनों को जब मशीन के ब्रोकन पार्ट में डाल देंगे, अल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड और अल्यूमिनियम दोनों को जब ब्रोकन पार्ट में डाल देते हैं तो प्योर आयरन मिलता है और अल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये प्योर आयरन जो है ये मेल्ट हो जाता है और दोनों पार्ट्स को वेल्ड कर देता है। अल्यूमिनियम ऑक्साइड वेस्ट मटेरियल निकल जाता है वहां से। इस रिएक्शन का नाम था थर्मिट रिएक्शन। अब हमें आगे चलना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे टॉप में जो मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, इतने आराम से तो डिस्प्लेस तो करा ही नहीं सकते, डिस्प्लेसमेंट का तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और और इन मेटल्स की ऑक्साइड बना करके फिर उसको कार्बन से रिएक्ट करा के प्योर मेटल बनाने की तो संभावना नहीं है, क्योंकि मेटल अपने आप में बहुत रिएक्टिव है, प्योर फॉर्म में रहता ही नहीं है ये। हाँ, जल्दी से कुछ ना कुछ रिएक्ट कर देगा। तो ये हीटिंग विद कार्बन से भी रेड्यूस प्योर मेटल नहीं मिलते हैं और ना ही इस तरह के मेटल्स को डिस्प्लेस करवा सकते हैं, क्योंकि यही खुद से सबसे ज्यादा रिएक्टिव्स हैं। कि इस तरह के मेटल्स कौन कौन से होते हैं हमारे सिलेबस में जो है उसमें है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। मेनली ये चार मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। इन चारों को ऑक्साइड, इनकी ऑक्साइड को कार्बन से हीट करके प्योर मेटल नहीं पाया जा सकता है। वाई? बिकॉज दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल खुद ही है। ये मेटल जो है बहुत रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, तो कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है। कार्बन को इस साइड में छोड़ देते हैं, खुद ही रिएक्ट कर लेते हैं। तो कैसे निकलेंगे, कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो नया सोचा है, तो हम लोग नहीं सोच पाएंगे, साइंटिस्ट ने सोचा है। उन्होंने सोच के तरीका क्या निकाला है, दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ है अब तो। एक कैथोड लगाया, एक एनोड लगाया, करंट पास करा दिया, कुछ काम हो गया हमारा। हाँ, उसी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ये बनते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम, इन तीनों मेटल्स की बात की जाए तो इनके मॉल्टन क्लोराइड का ही इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया जाता है। मॉल्टन क्लोराइड का, इसका ऑक्साइड नहीं मिलता है, ऑक्साइड बन भी नहीं सकता है, ऑक्सीजन के साथ हीट करने से इनका ऑक्साइड नहीं बनेगा। तो जिस फॉर्म में अवेलेबल होता है सोडियम का जो ओर है, कहाँ से निकाल सकते हैं सोडियम को, सी वाटर, सोडियम क्लोराइड रहता है। मैग्नीशियम,
ये भी सी वाटर में मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में। कैल्शियम, ये भी कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है। और इन तीनों के क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करवा देते हैं तो प्योर मेटल मिल जाता है। देखो सिंपल है, प्रोसेस सिंपल है, सबसे आसान ये है, सबसे खर्चीला होगा लेकिन सबसे आसान तरीका याद करने के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या करना है, जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो मेटल आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते थे, याद आ रहा है ना। मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कैथोड के पास क्यों डिपॉजिट होगा, क्योंकि मेटल में पॉजिटिव चार्ज होता है, Na प्लस बनता है। Na प्लस है तो नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा ना। सोडियम मैग्नीशियम बनाएंगे तो मैग्नीशियम ट्वाइस प्लस बनेगा, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ये जाएगा। जबकि क्लोरीन, क्लोरीन Cl माइनस बनाता है, Cl माइनस कहाँ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ चला जाता है और मेटल जो है कैथोड की तरफ चला जाता है। तो रिएक्शन क्या होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज उपलब्ध है, कैथोड में बैटरी से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जा रहे हैं और मेटल के पॉजिटिव कैटायंस वहां पहुंचते हैं। कैटायंस प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके प्योर मेटल दे देते हैं। अब ये मेटल प्योर रहेगा, इसका रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली एनोड पे क्लोरीन नेगेटिव जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा। एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, एनोड को इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन गैस यहां से निकल जाएगी, बबल करके क्लोरीन गैस एनोड पे निकल जाएगी। इसी तरह से अल्युमिनियम को अल्युमिनियम ऑक्साइड से निकाल दिया जाता है, अल्यूमिनियम को अल्यूमिनियम ऑक्साइड से निकाल दिया जाता है। ये सेटअप होता है इसका, एक कैथोड रहता है, एक एनोड रहता है। और लिक्विड जो है, ओ इसमें कॉपर सल्फेट लिखा है, नहीं कॉपर नहीं, हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को मान लो। इसमें कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसमें रहेगा अगर, तो Ca प्लस की जगह Cu2 प्लस की जगह हमें Ca प्लस के आयंस मिलेंगे, कैटायंस मिलेंगे, जो कि कैथोड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और एनोड पे क्लोरीन माइनस आएगा और यहाँ पे रिलीज हो जाएगा क्लोरीन। जो बचा खुचा मटेरियल है, डस्ट है, वो सब कुछ यहाँ पे गिर जाएगा एनोड के नीचे, जिसको बोलते हैं एनोड मड। देखो डिटेल में देखो, द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस इज नॉट वेरी प्योर। ये क्या आ गया है, ओके हाँ हाँ, इस प्रोसेस से जो हमें मिलता है मेटल प्योर तो रहता है, लेकिन इसकी प्योरिटी मान लो 90-95% तक रहती है। 100% प्योर जो मेटल चाहिए वो नहीं मिलता इससे। ठीक है, 100% प्योर मेटल इस प्रोसेस से भी नहीं मिलता है। तो अभी मेटल हमें मिल गया है, एलिमेंटल फॉर्म में है, लेकिन उसके साथ कुछ और मिक्सचर हो सकता है क्या। मान लो जैसे कैल्शियम निकाल रहे हैं, उसके साथ कुछ मैग्नीशियम घुसा हुआ हो सकता है ना। सोडियम निकाल रहे हैं, उसके साथ दूसरा मेटल घुसा हुआ हो, कुछ भी ऐड हो सकता है। अभी हम लोग ओर से निकाल रहे थे, ओर में ऐसा तो कोई गारंटी नहीं थी ना कि अर्थ से जो निकालें तो सिर्फ का सिर्फ सोडियम क्लोराइड निकलेगा या कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा, ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है। कुछ दूसरे मेटल्स भी उनके साथ हो सकते हैं, कुछ और भी चीजें एडेड हो सकती है उसमें। तो अभी 100% प्योर मेटल नहीं मिलता है, लगभग प्योर मिलता है लेकिन 100% नहीं मिलता है प्योर। तो प्योर मेटल के लिए हमें फिर से उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है या रिफाइन करना होता है ना। अभी तक का प्रोसेस एक्सट्रैक्शन था, अभी रिफाइनिंग की बात नहीं कर रहे थे हम लोग। रिफाइनिंग ऑफ ओर किया था शुरू में, एनरिचमेंट ऑफ ओर किया था और फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया था। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जो हमें प्योर मेटल मिल गया है उसको और रिफाइन करेंगे, उसमें जो भी थोड़ी बहुत चीजें हैं इधर उधर की उन सबको भी निकालना है। 100% प्योर गोल्ड चाहिए, 100% प्योर कॉपर चाहिए। अब बिजली का वायर बनाना है, कॉपर में अगर कुछ एडेड रहेगा उसमें तो करंट तो पास करेगा नहीं, वायर गर्म होने लग जाएगा। तो सारी की सारी इंप्योरिटीज को निकालने की बात है। इन सब इंप्योरिटीज को निकालते हैं, कैसे निकाला जाएगा।
फिर से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किया जाता है इसका भी। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स को इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन कर सकते हैं हम लोग, जैसे कॉपर, सिल्वर, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड, सिल्वर, सबको इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन कर देते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अर्थ में प्योर फॉर्म में मिलता है, लेकिन रिफाइन करना पड़ता है, उसके साथ भी कुछ मिक्स हो सकता है। सिल्वर के साथ हो सकता है कुछ और मिक्स हो सकता है कुछ गोल्ड ही मिला हुआ मिल जाए, दोनों को अलग करना होगा ना। तो ये रिफाइनिंग की बात कर रहे हैं अब हम लोग। इन दिस प्रोसेस impure metal is made the anode and thin strip of pure metal is made the cathode। देखो अब डायग्राम को, कैथोड पे एक पतला सा लेयर रहता है प्योर मेटल का, जो पहले से प्योर मेटल हमारे पास उपलब्ध है उसका एक पतला सा लेयर रहता है, और एनोड तो पूरा का पूरा जो जिस मेटल को रिफाइन करना है उसी मेटल से बना दिया जाता है। जैसे कॉपर के रिफाइनिंग की अगर बात करें तो इम्प्योर कॉपर जो है उसका एनोड बना देते हैं, और कैथोड पे एक हल्का सा लेयर रहता है प्योर कॉपर का, ठीक है। और सॉल्यूशन तो इस केस में एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो हमारा इम्प्योर मेटल है एनोड के ऊपर, प्योर मेटल है कैथोड के ऊपर, ठीक है। फिर क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज केप्ट एज द इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में जब करंट पास होगा, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at the cathode. Soluble impurities go into solution, whereas insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and is known as the anode mud। देखो पिक्चर फिर से देखो, इम्प्योर मेटल यहाँ पे है और यहाँ पे एक पतला सा प्योर मेटल का स्ट्रिप है। जैसे करंट पास करेंगे तो कॉपर, अभी कॉपर का डायग्राम ये बना हुआ है, कॉपर एनोड से निकल करके सॉल्यूशन में चला जाएगा और कुछ एटम्स कॉपर के कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जो कैथोड पे डिपॉजिट होगा ये तो प्योर कॉपर डिपॉजिट होगा, प्योर कॉपर डिपॉजिट होगा ना। इसे कॉपर का एनोड है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो जितना कॉपर एनोड से डिजॉल्व, एनोड से जितना कॉपर सॉल्यूशन में आएगा उतना ही कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो कैथोड धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा और एनोड धीरे धीरे गल के खत्म होते चला जाएगा। एनोड डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन में जा रहा है, कैथोड धीरे धीरे मोटा होगा। जो एनोड डिजॉल्व हो रहा है उसमें से जो डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन में जा सकता है वो पार्ट सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा, जो पार्ट सॉल्यूबल नहीं है, सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हो सकता है, वो नीचे जाके जमा हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, कॉपर यहां से निकला या जो भी मेटल है, सेम प्रोसेस हर एक मेटल के लिए यूज होता है। यहां से निकला मेटल, एनोड से निकला सॉल्यूशन में गया, और प्योर मेटल सॉल्यूशन से निकल करके कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। तो इस प्रोसेस में एनोड धीरे 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 गल के छोटा होगा, खत्म हो जाएगा, कैथोड धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा, और इम्प्योरिटीज कुछ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगी, जो सॉल्यूबल है वो सॉल्यूशन में चली जाएंगे, जो इनसॉल्यूबल है वो एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में डिपॉजिट हो जाएंगे। यही प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। Soluble impurities go down into the solution, whereas insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and is known as the anode mud। नाम एनोड के ऊपर ही लग गया। कंप्लीट अब हमें प्योर मेटल मिल चुका है। हमने स्टार्ट किया था अर्थ क्रस्ट से, एक मिनरल निकाला था, पहले एक मिनरल निकाला था, उसमें तो बहुत कुछ था, फिर उससे निकालते निकालते प्योर मेटल निकाला, फिर उसको रिफाइन किया, 100% प्योर मेटल निकाल दिया, ठीक है। अब जैसे सभी चीज की साइकिल होती है, इसकी भी साइकिल है। मेटल जो निकल गया प्योर, हमेशा के लिए तो प्योर रहेगा नहीं। एक बार जो प्योर मेटल निकल गया है आज, हमेशा के लिए प्योर रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा।
धीरे धीरे वो इम्प्योर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो डस्ट में बदल के अर्थ में चला जाएगा, फिर वहां से हम लोग निकालेंगे, रिफाइन करेंगे। तो इसके आगे क्या होता है, प्योर मेटल एक बार जब बन गया, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका कोरोजन होगा। कोरोजन होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, कोरोजन होगा तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड बनने के बाद धीरे धीरे वो पूरा मेटल वेस्ट हो जाएगा। जैसे जैसे वेस्ट होता जाएगा, ऑक्साइड बनता जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन फर्स्ट चैप्टर में देख ही चुके थे। कोई भी प्योर मेटल ले लो, उसका कोरोजन होना ही होना है। जैसे सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है, देखा है? सिल्वर कॉइन्स जो घर में रहते हैं, दिवाली पे निकाले जाते हैं, हर बार थोड़े से गंदे हो जाते हैं, उसको साफ करना पड़ता है फिर। या सिल्वर के कुछ और भी चीजें जो यूज में लेते हैं, वो गंदा हो जाता है धीरे धीरे, ब्लैकिश कलर उसके ऊपर आ जाता है। क्यों? बिकॉज सिल्वर रिएक्ट्स विथ सल्फर इन द एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। और वही सिल्वर सल्फाइड जो होता है काले रंग का होता है, जिसको हम लोग साफ करके हटा देते हैं। फिर कॉपर की बात करें तो copper reacts with moist carbon dioxide in air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat। हरे रंग का कॉपर के ऊपर कोटिंग बनता है। ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, सिल्वर से सल्फाइड बनता है, कॉपर से कार्बोनेट बनता है। सिल्वर ब्लैक कलर का सल्फाइड बनाता है, कॉपर ग्रीन कलर का कार्बोनेट बनाता है। ये सब कुछ याद रखना है। आयरन, आयरन तो ब्राउन कलर का रस्टिंग होता है, और वो ऑक्साइड होता है, पता है? Iron, when exposed to moist air for a long time, acquires a coating of brown flaky substance called rust। तो हमें रस्टिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आयरन सबसे ज्यादा हेवीली यूज्ड मेटल है, सबसे ज्यादा रस्टिंग आयरन की ही होती है, सबसे ज्यादा कोरोशन आयरन का ही होता है। उसी को हमें सबसे ज्यादा पढ़ना भी है, रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे होता है, कैसे होता है? इसके लिए बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, हम लोग उस एक्टिविटी को इस वीडियो में देखते हैं, फिर और अगले वीडियो में देखेंगे कि इस रस्टिंग को कैसे रोका जा सकता है। Take 3 test tubes and place clean iron nails in each of them। 3 टेस्ट ट्यूब में साफ सुथरे आयरन नेल को डाल दिया जाए। तीनों का नाम दे दो ABC एंड pour some water in टेस्ट ट्यूब A and a cork on it। टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल तो पहले से है ही, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालो और बंद कर दो कॉर्क से। टेस्ट ट्यूब B में बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है और उसके ऊपर 1 मिलीलीटर किसी ऑयल का डाल दो और फिर उसको बंद कर देना है। Oil will float on water and prevent air from dissolving in the water। हम लोग पहले डिस्टिल्ड वाटर लिए हैं, डिस्टिल्ड वाटर लिए हैं मतलब उसमें कुछ भी एडेड नहीं है, कोई भी गैस उसमें डिसॉल्व नहीं है और आगे भी डिसॉल्व नहीं होने देंगे, इसलिए उसके ऊपर ऑयल का एक कोटिंग बना देते हैं। तीसरे में क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को दे देना है तीसरे टेस्ट ट्यूब में, जो कि वाटर का एयर का मॉइस्चर को खत्म कर देगा। 3 अलग अलग चीज समझ में आ रही है। पहले टेस्ट ट्यूब में वाटर डाल देना है, एयर तो रहेगी ही, पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब को पानी से भर नहीं देना है, आधा भरना है, तो उसमें एयर भी रहेगा और वाटर भी रहेगा। दूसरे टेस्ट ट्यूब में वाटर है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में वाटर है लेकिन डिस्टिल्ड है, वो वाटर में कुछ भी डिसॉल्व नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर है, और उसके ऊपर 1 मिलीलीटर ऑयल डाल दिया गया है ताकि एयर से और कोई एयर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो। और तीसरे में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर देना है, जो कि एयर का मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपने पास लॉक कर देगा। लीव द टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू डेज एंड देन ऑब्जर्व। इस तरह का सेटअप है। देखो इसमें आयरन नील आधे पानी में डूबे हुए हैं, आधे बाहर है, और पानी के ऊपर तो एयर होता ही है हमेशा की तरह। दूसरे टेस्ट ट्यूब में पूरा का पूरा नेल जो है पानी में डूबा हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर में, और उसके ऊपर 1 मिलीलीटर किसी भी ऑयल का डाल सकते हैं। ऑयल डालने से क्या हुआ, एयर और वाटर का कनेक्शन ब्रेक हो गया है, और इस वाटर में कोई भी एयर डिसॉल्व नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर लिए है, इसका मतलब है कि इसमें कोई एयर डिसॉल्व है नहीं पहले से।
और तीसरे टेस्ट ट्यूब में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला गया है, जो कि इस एयर के अंदर जो भी वाटर पार्टिकल्स होंगे, वाटर वेपर होगा, उसको अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब देखो, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आयरन के पास क्या क्या उपलब्ध है, इस आयरन नेल को क्या क्या मिल रहा है, नीचे पानी है, वाटर है, ऊपर एयर है, तो इसको वाटर एंड एयर दोनों चीज मिल रही है। दूसरे को क्या मिल रहा है, ये पूरा का पूरा नेल पानी में ही डूबा हुआ है और उस पानी में एयर डिसॉल्व भी नहीं है, यह भी हमने इंश्योर कर लिया है। तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तीसरे टेस्ट ट्यूब की बात करें तो इसमें एयर में से वाटर को निकाल के हमने कैल्शियम क्लोराइड के अंदर लॉक कर दिया है। तो वाटर नहीं है इसमें, सिर्फ एयर है, ड्राई एयर है। इस एयर में वाटर का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में एयर वाटर दोनों है, दूसरे में सिर्फ वाटर है, तीसरे में सिर्फ एयर है। अब कुछ दिन के लिए छोड़ दिया गया, क्या देखा जाएगा, आयरन नेल्स रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए में रस्टिंग होती है, लेकिन बी और सी में रस्टिंग नहीं होती है। इससे क्या पता चलता है, टेस्ट ट्यूब ए में एयर और वाटर दोनों था, दोनों के रहने से रस्टिंग होती है। टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ और सिर्फ वाटर था, सिर्फ वाटर में रस्टिंग नहीं होती है। टेस्ट ट्यूब सी में सिर्फ और सिर्फ एयर था, सिर्फ एयर में भी रस्टिंग नहीं होती है। तो क्या पता चल रहा है इससे हमें अब, प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर इज नेसेसरी फॉर आयरन टू रस्ट। आयरन के पास वाटर और एयर यदि दोनों उपलब्ध होगा तभी रस्टिंग होगी, दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगा तो कोई रस्टिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं यहाँ पे, अगले वीडियो में और बातें करेंगे।